2021 में अगर आप किसी के पास जाते और उनको ये बोलते डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ये मल्टी बैगर स्टॉक्स बनेंगे, आपको रिएक्शन क्या मिलता? सिर्फ हंसी। डिफेंस सेक्टर, यहाँ कौन इन्वेस्ट करता है? अरे बोरिंग गवर्नमेंट कंपनीज है, कुछ नहीं होने वाला डिफेंस में। डिफेंस कभी चढ़ा भी है इस देश में? कहानी हर बार सेम होती है। आप रेलवे सेक्टर को ले लीजिए। अगर आप 2021 में किसी को बोलते रेलवे सेक्टर इज गोइंग टू बी द अपकमिंग सेक्टर, अगेन आपको पता है रिएक्शन क्या था? रेलवेज, ये तो इंडिया की सबसे बड़ी इनएफिशिएंसी है, गवर्नमेंट कंपनीज तो वैसे भी संभाल नहीं पा रही है, बेकार सेक्टर है। अब यहाँ पे एक पैटर्न आप नोटिस करोगे, जैसी सेक्टर्स जिनको सब नकारते हैं, जिन पे कोई ध्यान नहीं देता, और जैसे ही ये सेक्टर्स इनकी प्राइस बढ़ जाती है, ये न्यूज मैन लग जाते हैं, तब जाके रिटेल इन्वेस्टर्स इन्हीं सेम सेक्टर्स को चेज करते हैं। एंड जब तक रिटेल इन्वेस्टर्स किसी सेक्टर में आते हैं ना, तब तक उस सेक्टर की ग्रोथ में जो इजी मनी था वो पूरा लोगों ने बना लिया होता है। और आज जिस सेक्टर की मैं बात करने वाला हूं उसकी भी सेम कहानी होने वाली है। अभी सब इग्नोर करेंगे, जब बाद में अच्छा करेगा, चढ़ जाएगा, तो सब इसी के पीछे भागेंगे, क्योंकि इस सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो अनलॉक हो गई है, रियल बिजनेस वो बन रहा है, एंड ग्लोबली स्ट्रक्चरल डिमांड आ रही है, एंड ऑलमोस्ट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस सेक्टर इन दिस कंट्री। मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूं वो है स्पेस, द स्पेस इकोनॉमी। इन 2014 इंडिया में प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री में आपको पता है कितने स्टार्टअप्स है? 1, हाँ सिर्फ एक। एंड 10 साल बाद जुलाई 2024 में वी हैव क्रॉस्ड 229 स्टार्टअप्स। ग्लोबल मार्केट में जो स्पेस इकोनॉमी है 2005 में इट वाज अप टू $180 बिलियन, और वही इकोनॉमी आज वैल्यूड है एट $626 बिलियन, एंड प्रोजेक्टेड है कि बाय 2030 ये पहुंच जाएगा टू $1 ट्रिलियन। एंड राइट नाउ इंडिया के पास इस पूरे ग्लोबल मार्केट का 2% हिस्सा तो है। तो आज की वीडियो में मैं मेजर क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्या स्पेस सेक्टर अगला डिफेंस या अगला रेलवे सेक्टर बनने वाला है? क्या यही वो टाइम है जब आपको इस सेक्टर को समझना चाहिए, बिकॉज यहां से इस सेक्टर की टर्न अराउंड स्टोरी शुरू होने वाली है, या फिर ये ऐसा एक और सेक्टर है जिसको ओवर हाइप किया जा रहा है बट अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं? तो आज मैं ना आपको 3 चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से एक सेक्टर आगे जाके अच्छा करता है, एंड क्या स्पेस सेक्टर में वो सब चीजें एक्टिवेटेड है? सेकंड, इंडियन बिजनेसेस जो स्पेस सेक्टर में हैं वो रियलिटी ऑन ग्राउंड कितना कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो स्पेस सेक्टर में आगे स्ट्राइव दे रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन मार्केट में बात करूं या मैं इंडियन मार्केट में बात करूं। एंड थर्ड, इस सेक्टर में ऑनेस्ट रिस्क क्या है, बिकॉज जिस सिचुएशन में अभी इंडिया की स्पेस इकोनॉमी खड़ी है ना, उसी सिचुएशन में इंडिया का एक और अपकमिंग सेक्टर खड़ा हुआ था, और मैं बात कर रहा हूं 1980s की। एंड एट दैट टाइम दैट सेक्टर कंप्लीटली लॉस्ट, और वो स्टोरी भी मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत डिटेल में होगी, आज की वीडियो लंबी भी होगी, बट वीडियो खत्म करने तक ना इतना तो पक्का है कि जो हमारे चैनल का मिशन है कि यू डू नॉट सैक्रिफाइस फॉर मनी, आपकी मनी, आपकी सेविंग्स इज वर्किंग एज हार्ड एज यू आर, आपका हर एक पैसा दैट यू हैव इज ग्रोइंग विद द इंडियन इकोनॉमी। आज की वीडियो इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ स्मॉल स्टेप in your journey to achieve this objective. अब कोई भी सेक्टर जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करता है ना, वो इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है। कंडीशन नंबर 1, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी अनलॉक किया हो। कंडीशन नंबर 2, रियल बिजनेस ग्राउंड में हो रहा हो। कंडीशन नंबर 3, स्ट्रक्चरल ग्लोबल डिमांड उस सेक्टर की क्रिएट हो रही है। मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूं, रेलवे और डिफेंस का एग्जांपल लेते हैं। पहला है कंडीशन 1, गवर्नमेंट पॉलिसी अनलॉक। अब अगर मैं आपको टाइमलाइन में पहले जाऊं, ये डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ये सेक्टर्स ये चलना ही इसलिए शुरू हुए थे बिकॉज गवर्नमेंट ने मैसिव बजट्स एलोकेट किए थे टू डिफेंस एंड रेलवे बोथ। इफ यू रिमेंबर, रेलवेज को 1.2 लाख करोड़ का बजट मिल गया था, वंदे भारत इंट्रोड्यूस हो गई थी। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने बोला था कि R&D भी इंडिया में होगा, इंडियन डिफेंस को इंडियन डिफेंस कंपनी से ही प्रोडक्ट्स खरीदने थे। डिफेंस सेक्टर में अगर किसी FDI को पैसे डालना है, उस पर रिलैक्सेशन हो गई थी। तो कंडीशन नंबर 1, गवर्नमेंट पॉलिसी अनलॉक्ड is checked in defense and railway। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे, रियल बिजनेस बीइंग बिल्ट। अब इस कंडीशन में हमें प्रोमिसेस नहीं चाहिए कि आगे जाके ये होगा पेपर में, आगे जाके ये बन जाएगा। हमें फ्यूचर नहीं दिखाना, हमें इस कंडीशन में ये देखना है कि उस सेक्टर में ऑन ग्राउंड क्या इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड चाहे मैं डिफेंस कंपनीज की बात करूं जैसे BEL, BDL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, या रेलवे कंपनीज की बात करूं IRCTC, RVNL, तितड़गढ़, इन सब कंपनीज में एक्चुअल हायरिंग हो रही थी, एक्चुअल ऑर्डर्स आ रहे थे, रेवेन्यू बढ़ रहा था। कंडीशन 2,
met। और अब आते हैं कंडीशन 3 पे, स्ट्रक्चरल ग्लोबल डिमांड। और यहाँ पे दुनिया को चाहिए डिफेंस, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रही है, यहाँ पे दुनिया को चाहिए ज्यादा बड़ा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट ट्रेड इजियर हो जाए, कम्युनिकेशन इजियर हो जाए। और ये डिमांड कोई फैड नहीं थी, ये डिमांड डिफेंस और रेलवे सेक्टर की बहुत जेन्युइन थी सिंस डेकेड्स लॉन्ग। तो आप खुद देखो, कंडीशन 1 गवर्नमेंट पॉलिसी अनलॉक कंप्लीट, कंडीशन 2 रियल बिजनेस बीइंग बिल्ड कंप्लीट, कंडीशन 3 स्ट्रक्चरल ग्लोबल डिमांड, ये भी कंप्लीट। अब यही 3 कंडीशंस लगाते हैं स्पेस इकोनॉमी में। कंडीशन 1 गवर्नमेंट पॉलिसी अनलॉक। इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 उसको एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब पहली बार इंडिया में अब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड है कि वो सैटेलाइट बना पाए, वो स्पेस इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाए, वो स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ऐड कर पाए। और इन प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई है बाय द नेम ऑफ इनस्पेस, द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये एक सिंगल विंडो है फॉर ऑल प्राइवेट प्लेयर्स इन स्पेस इंडस्ट्री। और रेलवे को देखोगे या डिफेंस को देखोगे, और अभी तो मैं आपको यही 2 सेक्टर्स का रेट्रोस्पेक्टिव एग्जांपल बता रहा हूं बिकॉज ये आई एम अज्यूमिंग काफी लोगों को याद रहेगा, बट किसी भी सेक्टर्स में आप देखोगे वो सेक्टर की असली ग्रोथ ही तब शुरू होती है जब प्राइवेट प्लेयर्स को उन सेक्टर में ऑपरेट होना शुरू कर जाए। तो स्पेस सेक्टर में कंडीशन नंबर 1 मेट। अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 में, रियल बिजनेस बीइंग बिल्ट में। पवन कुमार चंद्रा और नागा भरत ढाका दोनों IIT के एलुमनाई हैं, दोनों पहले इसरो के साइंटिस्ट थे और इन दोनों ने काम किया था GSLV Mark 3 में, जिस रॉकेट को एड्रेस करते थे बाय द नेम ऑफ बाहुबली। अब 2018 में इन दोनों ने इसरो को क्विट किया एंड खुद की एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी बना ली बाय द नेम ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस। और फिर 18 नवंबर 2022 ये वो दिन था जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा माइलस्टोन था बिकॉज स्काई रूट एरोस्पेस ने पहली बार एक एंड टू एंड रॉकेट पूरा बनाया और लॉन्च किया इनटू द ऑर्बिट बाय द नेम ऑफ विक्रम एस। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से अप्रैल 2026 में अब ये कंपनी एक यूनिकॉर्न है, मतलब वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर है। एक और एग्जांपल आप बात करेंगे, अग्निकुल कॉस्मोस, ये बनाते हैं 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स फ्रॉम IIT मद्रास। फिर एक और कंपनी है बाय पिक्सेल जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बना रहे हैं विद नासा। एक और कंपनी है ध्रुवा स्पेस जो स्पेस बसेस बना रही है। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज के बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो के एंड में कवर करेंगे। बट पॉइंट ये है, कंडीशन 2 मीट हो रही है बिकॉज रियल बिजनेसेस बन रहे हैं, स्टार्टअप ज्यादा खुल चुके हैं, पैसा बन रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजें ऑन ग्राउंड हो रही हैं। सो कंडीशन नंबर 2 चेक। और अब आ जाते हैं कंडीशन नंबर 3 में जो है स्ट्रक्चरल ग्लोबल डिमांड। अब 1960s में अगर आपको 1 किलोग्राम पेलोड ऑर्बिट में डालना है कॉस्ट करता था अप्रोक्सीमेटली $400,000 और आज सेम चीज कॉस्ट करती है ओनली $1,000। 400 टाइम्स प्राइस सस्ती हो गई है स्पेस में जाने के लिए। अब जब कोई चीज इतनी सस्ती हो जाती है ना, इट ओपन्स रूम फॉर इनोवेशन, ज्यादा प्लेयर्स एंटर कर पाते हैं और उसकी डिमांड स्काई रॉकेट करती है। एज ऑफ नाउ 10,000 सैटेलाइट्स हैं जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं एंड बोला जा रहा है इन जस्ट कमिंग फ्यू इयर्स ये 10,000 सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ के कितना हो जाएगा 1 लाख सैटेलाइट्स। जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है इट इज द आंसर फॉर अ लॉट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, चाहे मैं वेदर कंडीशंस की बात करूं, चाहे मैं बेटर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं, बेसिकली स्पेस इकोनॉमी इज द फ्यूचर। अब इंडिया स्पेस सेक्टर में लंबे टाइम पे पार्टिसिपेट कर पाए नहीं कर पाए वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक चीज सर्टेन है, जैसे आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, इन सब सेक्टर्स की बात करते हैं कि दे आर द नीड सर, उसी तरह स्पेस सेक्टर भी आगे जाके एकदम ऑब्वियस नीड बन जाएगा बिकॉज सारी 3 कंडीशंस मीट हो रही हैं। मैंने एक्चुअली जानता हूं आप क्या सोच रहे हो बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम ने मुझे क्लियरली बता रखा है कि हर्ष जितना तुम ज्यादा डेटा बताओगे उतना ही ज्यादा लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। एंड मैं जानता हूं ज्यादा डेटा एक साथ अब्सॉर्ब करना आसान नहीं है, इसलिए मैं आपको डेटा थोड़ा तो दूंगा बट बहुत आसान दूंगा और जल्दी भी दूंगा सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ग्लोबल स्पेस सेक्टर 2005 में $180 बिलियन का था एंड 2021 में ये $469 बिलियन से चला गया। तो अगर आप देखोगे फ्रॉम 2005 टू 2021 ये सेक्टर 2.5x हो गया है, ग्रोइंग एट 6% कैगर। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ग्रोथ रेट है स्पेस सेक्टर में ये विद टाइम और स्पीड पकड़ता जा रहा है। जस्ट इन 2021 अलोन स्पेस सेक्टर इंक्रीज्ड बाय 9% और ये ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल्स, एरोस्पेस, रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा है। एंड इट इज फोरकास्टेड कि आगे जाके ये जो ग्रोथ
मार्केट है स्पेस सेक्टर का भरने का, ये और स्पीड से ऊपर जाएगा। अब ये ग्राफ देखिए, ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजे और आगे जाके ये नंबर बढ़ता ही जाएगा। इस ग्राफ को देखिए, ट्रेडिशनली ना स्पेस सेक्टर में सरकार ने अपने जिम्मे पे ले रखा था कि हम ही पैसे डालेंगे इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, इस सेक्टर के R&D के लिए। बट अब जो गवर्नमेंट बजट है स्पेस सेक्टर में ना वर्ल्ड वाइड, वो काफी नीचे आ रहे हैं, बिकॉज अब वर्ल्ड वाइड प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिल गई है स्पेस सेक्टर में एंड वो कर रहे हैं क्रेजी फंडिंग। और इसका यूज केस आपको इससे भी प्रूव हो जाएगा कि पहले जो सैटेलाइट्स है वो गवर्नमेंट के लिए ही यूज हो रहे थे, गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस के या गवर्नमेंट के डिफेंस को संभालने के लिए। बट मेरे पास ये 2022 का डेटा है जहां पे दिखा रहा है 78.6% सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, ओनली 10.2% आर यूज्ड फॉर गवर्नमेंट, 8.8% इज यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड 2.4% इज यूज्ड फॉर सिविलियन। एंड आगे जाके सैटेलाइट्स का कमर्शियल यूज बढ़ता ही जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा, बस आप एंड तक देखते रहना। अब ज्यादातर जब भी किसी इन्वेस्टर से स्पेस इकोनॉमी की बात होती है ना, उनके दिमाग में क्या आता है? रॉकेट्स, मार्स, इलॉन मस्क, स्पेसएक्स, ये सब चीज आती है जो फेयर है। बट अगर आप अब इस सेक्टर को सीरियस से देखना चाह रहे हो तो पहले इस सेक्टर को समझना जरूरी है। तो मैंने क्या किया ना, इस पूरे सेक्टर को 4 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन कर दिया है और हर कैटेगरी में आपको बताऊंगा सेक्टर का क्या हिस्सा आता है और क्या अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहली कैटेगरी आती है लॉन्च सर्विसेज। अब इफ यू रिमेंबर, वीडियो में आपको मैंने स्काई रूट कंपनी का एग्जांपल दिया था, अग्निकूल का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आप एंट्रिक्स को भी ले सकते हो जो इसरो का एक कमर्शियल आर्म है। इन कंपनीज का काम क्या है? ये लॉन्च सर्विसेज और लॉन्च रॉकेट्स प्रोवाइड करते हैं कि सैटेलाइट्स ऑर्बिट में चले जाएं। एज ऑफ नाउ ये जो डिमांड है इसको फुलफिल करने में सबसे आगे ना इलॉन मस्क की स्पेसएक्स की कंपनी है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है फ्रॉम ऑल कंट्रीज, इवन फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, कि स्पेसएक्स इस डिमांड को कभी फुल्ली फुलफिल कर ही नहीं सकता है। एंड इंडियन लॉन्च सर्विसेज कंपनी अपने आप को ऐसे पोजीशन कर रही है कि इस मार्केट को वो हेल्प कर पाए। एंड सर, जस्ट टू रिमाइंड यू, इस लॉन्च सर्विसेज में रियल धंधा आ रहा है, रियल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रियल डिमांड है, सिर्फ पेपर में फोरकास्टेड नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी में जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब आने वाले टाइम में 1 लाख सैटेलाइट तक हमारे ऑर्बिट में होंगे। अभी सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा ना कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, बट अब ये सैटेलाइट्स यूज हो रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेशन, वेदर ऑब्जर्वेशन, अर्बन प्लानिंग, डिफेंसिव इंटेलिजेंस, क्लाइमेट ट्रैकिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन की इंडिया में क्या रिजर्व्स कहां हैं। अब आप खुद सोचिए सर, अगर ये डेटा इंडियन कंपनीज पे आ गया, राइट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, फ्रॉम द एग्रीकल्चर कंपनीज, फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस डेटा का हमारे बिजनेसेस कितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, कितने ज्यादा तरीके से इनके बिजनेसेस और प्रोडक्टिव हो जाएंगे और वेस्टेज कम हो जाएगी। इस डेटा को एज ह्यूमैनिटी हमें कितना फायदा होगा। और इसलिए ग्लोबली इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज इस कैटेगरी में रेकरिंग रेवेन्यू आता है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कंपनीज को। अब जो एक इंडियन कंपनी कर रही है वो है पिक्सेल। याद है ना, मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बताया था। ये कंपनी वैसे सैटेलाइट डिजाइन कर रही है जो स्पेस से बता पाएंगे कि कहां पे कौन सी एग्रीकल्चरल क्रॉप वो ग्रो कर रही है। फिर आता है थर्ड कैटेगरी विच इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड, रफली 800 मिलियन लोग हैं। बट वहीं पे इंडिया में 600 मिलियन लोग भी हैं जिनके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। बिकॉज अभी इंटरनेट कैसे जाता है? वायर्स के थ्रू, ब्रॉडबैंड के थ्रू, जो हर जगह पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। और इसी को रिप्लेस करेंगे सैटेलाइट से, जो आपने सुना भी होगा कि स्पेसएक्स इसको बना रहा है थ्रू स्टारलिंक। अब इंडियन कंपनीज इसी स्पेस में कम्पीट कर रहे हैं। और अगर आप सोचो ना कि इंडियन कंपनीज हर्ष कितनी आगे थोड़ी पहुंच जाएंगी कि स्पेसएक्स से वो चैलेंज कर ले, शायद मैं आपसे एग्री करता हूं। बट अगर इंडियन कंपनीज ने थोड़ा सा भी इंडियन के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट ले लिया ना, this is going to create massive economic value. फिर आ जाती है fourth category which is my personal favorite and I feel the most excited about this, which is space components and infrastructure. Basically वो companies जो parts बनाती हैं for satellites, जो solar panels बना रही हैं for satellites, ground stations बना रही हैं, propulsion systems बना रहे हैं, antennas बना रहे हैं। जैसे अगर मैं कुछ कंपनीज का नाम लूं, MTAR टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, बेलेट्रिक्स, ये सिर्फ स्पेस कंपनीज नहीं है, बट ये स्पेस कंपनीज को इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स बना के देते हैं। अगर मैं तो आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं, डिफेंस और रेलवे सेक्टर में भी वो सब सेक्टर्स भी चल गए, वो सब कंपनीज भी चल गई जो कंपोनेंट्स बना के देती हैं किसको? रेलवे एंड डिफेंस को। तो सर से आपको क्या समझ आ रहा है? जो स्पेस का मार्केट है इट्स ग्लोबल, जो डिमांड है वो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रक्चरल है। अब आप अगर सोच रहे हो कि यार ठीक है,
मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं शुरू कहाँ से करूँ? तो लेट मी ऑनेस्ट दिस डायरेक्टली, बिकॉज ये वो क्वेश्चन है जो हर एक व्यूअर के मन में होता ही होता है, और क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और मुझे ना ये पर्सनली थोड़ा बॉदर करता है कि बहुत बार लोग ना ऐसे अपकमिंग सेक्टर्स को अप्रोच कैसे करते हैं। वैसे ही एक वीडियो किसी फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर की देख ली, कंटेंट क्रिएटर ने मोटिवेट कर दिया, एक्साइटेड हो गए, वहीं पे फोन उठाया, ब्रोकर अकाउंट खोला, वहां देखा कि स्पेस सेक्टर में कौन से टॉप 4 कंपनीज हैं, और वही कंपनीज 4-5 उठा ली, और ये मान के बैठे हुए कि देखो अब हम भी स्पेस इकोनॉमी में पार्ट लेंगे। मेरे लिए ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये सिर्फ गैम्बलिंग है। जिन लोगों ने एक्चुअल पैसा बनाया था डिफेंस सेक्टर से, रेलवे सेक्टर से, डू यू थिंक वो किसी स्टॉक टिप की वजह से आगे बढ़े थे? बिकॉज किसी कंटेंट क्रिएटर ने उस पे वीडियो बना के मोटिवेट कर दिया था? जिन लोगों ने सर एक्चुअली पैसा कमाया था ना, देयर वर द पीपल हु एक्चुअली अंडरस्टूड द सेक्टर, जिन्होंने उस सेक्टर को अपने स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक पार्ट दिया, जिनको पता था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे ट्रैक करनी है, बिजनेसेस कैसे ट्रैक करना है, और उसके हिसाब से सही टाइम एंटर और एग्जिट का क्या है। वहीं पे जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सबने डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स को कब एंटर किया? जब ये ऑलरेडी पीक में पहुंच गए थे, जब ये ऑलरेडी ओवर हैं, और अभी तक वो उन सेक्टर्स को होल्ड ही कर रहे हैं कि एक ना एक दिन तो चली जाएगा। जो सही क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए इज नॉट कौन सा स्टॉक अच्छा है खरीदने के लिए, इसका जवाब तो यार आपको चैट जीपीटी दे देगा। जो सही सवाल आपको पूछना चाहिए कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ठीक है, आपके लिए कौन सा सेक्टर ठीक है, आपके रिस्क के हिसाब से, आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, आपकी अर्निंग्स के हिसाब से आपको अपने आप को प्लेस कैसा करना चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कोई एआई आंसर नहीं कर पाता, बट आपको आंसर करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको हेल्प कर सकता है गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म है जहां पे आपके गोल समझे जाते हैं, जो एक सिंपल फी ओनली मॉडल है, कमीशन परसेंटाइल में नहीं लिए जाते, और यहाँ पे टीम आपको पूरी पिक्चर देगी अबाउट योर पोर्टफोलियो कि आपके गोल्स क्या हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या चीजें इंप्रूव करनी है, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी क्या है, और उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है अराउंड योर नीड्स, नॉट अराउंड वन स्पेसिफिक सेक्टर। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप गोयला फाइनेंशियल सर्विसेज से कनेक्ट करें और अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर पाए, आई इनवाइट यू टू अ फ्री वेल्थ डायग्नोस्टिक कॉल। अभी तक बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, और ये कुछ टाइम के लिए ही फ्री रहेगा, उसके बाद हम इसको पेड करने वाले हैं। एक 45 मिनट कॉल है जहां पे आप पिन कमेंट के लिंक में जाएंगे, अपना कैलेंडर में सीट बुक करेंगे, एंड फिर एडवाइजर आपके साथ बैठेगा, आपका पूरा पोर्टफोलियो समझ के आपको अनबायस्ड गाइडेंस मिलेगी। बट उसको एक बार वीडियो के बाद करना, बिकॉज अभी आई वांट टू टेल यू स्पेस इकोनॉमी अच्छी तो लग रही है, बट इसके मेजर रिस्क क्या है। आई वांट टू टेल यू दैट स्टोरी कि कैसे इंडिया पहले भी इस लेवल पे था और पहले ये टूट चुका है इंडिया में। अब मैं आपको ले जाता हूँ साल 1989 में। उस टाइम की भारत सरकार ने शुरू किया SCL को, जिसका फुल फॉर्म था सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, इन मोहाली इन पंजाब। गोल SCL का सिंपल था, इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बनाओ, एक R&D का रियल फोर्स बनाओ, और शुरुआत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। SCL ने अपने ऑपरेशंस को 5000 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी शुरू किया, और आगे बढ़ते बढ़ते वो 800 नैनोमीटर तक भी आ गए। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, 2-3 साल में इट वाज एस्टिमेटेड कि SCL, इंडिया की SCL इंटेल के लेवल पे आ जाएगी। और जब मैं ये बात कर रहा हूं, जिस साल की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे चाइना सेमीकंडक्टर्स मार्केट में आया भी नहीं था। उस टाइम पे ताइवान, जिसकी इतनी बड़ी कंपनी TSMC आज है, जिनका पूरा देश ही 1-2 सेमीकंडक्टर कंपनी में टिका हुआ है, वो कंपनीज, ताइवान जैसा देश उस समय सेमीकंडक्टर मार्केट में था ही नहीं जब इंडिया इतनी लीप्स और स्ट्राइड्स आगे बढ़ा था। वर्ल्ड क्लास इंजीनियर थे, गवर्नमेंट बैकिंग थी, एक सॉलिड और रियल प्रोग्रेस। फिर आया दिन 7 फरवरी 1989। अचानक से एक मिस्टीरियस तरीके से मोहाली की फैक्ट्री वॉज बर्न डाउन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, जिस रीजन से वो फायर स्टार्ट हुई, वो रीजन कभी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। कोई बोलता है एक्सीडेंट है, कोई बोलता है कि जानबूझ के SCL को साबोटाज किया गया, इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इन्वॉल्व हो गई, बहुत सारे कनेक्शन निकले, बट कुछ भी कंक्लूसिव पता ही नहीं चला। इतनी में बात खत्म हो गई कि 60 करोड़ की मशीनरी गटेड हो गई। एंड देन इवन द वर्स्ट हैपेंड। सरकार ने सेमीकंडक्टर के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, कंप्लीट निग्लेक्ट। फंडिंग दोबारा उस साल पे मिली ही नहीं, जो फैक्ट्री सेटअप था वो भी ढंग से दोबारा हुआ ही नहीं। इंडिया स्टॉप्ड कंपीटिंग। और स्टेट्समैन के एक जर्नलिस्ट है बाय द नेम ऑफ चूड़ी शिवरम, एंड इन्होंने जो लिखा ना, it really broke my heart, and I want to read it to you, and I quote him. He said, in 1987 India was just
2 years behind to build the latest chip manufacturing technology. And today, India is 12 generations behind. 12 generations, आप मतलब समझ रहे हो, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हैं, मैं 12 generations की बात कर रहा हूँ। आज के दिन इसका इफेक्ट इतना डिजास्ट्रस है कि इंडिया कंप्लीटली डिपेंडेंट है बाहर से सेमीकंडक्टर्स इंपोर्ट करने में, जिसमें इंडिया स्पेंड करता है अपवर्ड्स ऑफ $24 बिलियन। और हाँ, सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन भी लॉन्च किया है इन 2022, जहां पे $10 बिलियन को कमिट भी किया है, कंपनी स्टार्ट भी कर रही है, बट वो सेमीकंडक्टर बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया में है ही नहीं, और बड़ी कंट्रीज उस टेक्नोलॉजी को अब इंडिया में आने से कंप्लीटली ब्लॉक करते हैं। 40 साल बाद भी ना, वो जो मोहाली में आग लगी थी, आज तक उस आग का डैमेज खत्म नहीं हुआ है, बट कोई इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहता है। अब स्पेस इंडस्ट्री में आप आइए। स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी, सिर्फ उनको कंपेयर करते हैं। स्पेस एक्स वर्सेस इंडिया। 2024 में स्पेस एक्स ने किए 134 लॉन्चेस, इंडिया ने किए 5 लॉन्चेस। स्पेस एक्स अलोन अकाउंटेड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल लॉन्चेस, और इंडिया ने उस साल सिर्फ 5 लॉन्चेस किए थे, वहीं पे चाइना ने 68 लॉन्चेस किए। चाइना की कम से कम 5 ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस साल ऑर्बिटल बूस्टर रिकवरी करने वाले हैं, एटलीस्ट फोरकास्टेड तो है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट आते हैं, इंडिया का जो नेशनल स्पेस बजट है, इट्स अ फ्रैक्शन जो चाइना और यूएस स्पेंड करता है। एंड जैसे आपको मैंने बताया कि इंडिया की जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज है जो अपकमिंग है, दे आर डूइंग वेरी वेल। बट सैड चीज ये है कि जब 2023 में सरकार ने इंडिया में स्पेस को प्राइवेटाइजेशन अलाउ की, उसके बाद भी इंडिया स्पेस इंडस्ट्री में कोई एफडीआई की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अभी भी जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से ही इंपोर्ट होते हैं इंडिया में, और यही स्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क है। देखने में तो इट लुक्स लाइक क्लियर प्रोग्रेस। अगर आप चंद्रयान 3 देखेंगे, उसकी इतनी वाहवाही हुई थी, एंड इट इज अ रियल सक्सेस। जो 229 इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स ऑफ स्पेस में आ गए हैं, ये भी रियल प्रोग्रेस है। बट वहीं पे मोहाली में SCL also looked like progress in 1984, और आज तक लोग बोलते हैं कि रियल डिजास्टर तब हुआ 1989 में जब SCL कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, बट रियल आग तो आज लग रही है 35 इयर्स लेटर। इसलिए अगर स्पेस के सेक्टर को आप इंडिया में डिफेंस और रेलवे सेक्टर से भी कंपेयर करोगे ना, तो जो 3 कंडीशन है फॉर एवरी सेक्टर, वो तो मीट हो रही है, बट जो गैप है बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द स्पेस सेक्टर, ये दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या इंडिया स्पेस में होगा, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया आगे जाके एक कंपेटिटिव प्लेयर बनेगा फॉर द स्पेस इंडस्ट्री। क्या हम खुद के रूल्स में ऑपरेट कर पाएंगे, या फिर वी विल बी फोर्स्ड टू फॉलो अदर कंट्रीज रूल्स। क्या ये सेक्टर डिफेंस और रेलवे की तरह आगे बढ़ने वाला है, या फिर ये सेक्टर उस सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की तरह बढ़ने वाला है। अब कुछ ग्लोबल स्टॉक्स दैट आर डूइंग वेरी वेल। रॉकेट लैब, ये हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च में एंड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेकंड कंपनी ASC स्पेस मोबाइल, ये है स्पेस बेस्ड सेल्यूलर नेटवर्क में। थर्ड कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, ये एरोस्पेस और गवर्नमेंट के स्पेस प्रोग्राम्स में। फिर है L3 Harris टेक्नोलॉजीज, जो है इंटीग्रेटेड स्पेस सिस्टम्स में। फिर SpaceX के बारे में तो आप सब जानते ही हो। देन देयर इज वर्जिन गैलेक्टिक, रेडवायर कॉर्पोरेशन, सैटेलॉजिक, प्लैनेट लैब्स। ये वो बिजनेसेस हैं ग्लोबली जो स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं एंड आर टाउटेड टू डू वेरी 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 वेल इन द फ्यूचर। अब आ जाते हैं इंडियन बिजनेसेस जो स्पेस इंडस्ट्री में पार्ट लेने वाले हैं, जो होगा लार्सन टर्बो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, MTAR टेक्नोलॉजीज, मिश्रा धातु निगम, भारत डायनामिक्स, फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, DCX सिस्टम्स, पारस डिफेंस टेक्नोलॉजीज, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, फिर साइलेंट भी है, जेन टेक्नोलॉजीज भी है। ये बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंडिया स्पेस इंडस्ट्री में एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रही हैं, एंड दीज कंपनीज विल डू वेरी वेल जब इंडिया में स्पेस इकोनॉमी और बढ़ती जाएगी। और खुद की रिसर्च करिएगा इन स्टॉक्स में, मैंने तो आपको बस ब्रॉडली बिजनेस का बताया। अब आ जाते हैं फाइनल क्वेश्चन में, इज स्पेस इंडस्ट्री द नेक्स्ट मल्टी बैगर? ऑनेस्टली आई डोंट नो, नोबडी डज। बट जो मैं जानता हूं कि अगर स्पेस इंडस्ट्री को हमारे देश में बेटर करना है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 5 साल में हमारी स्पेस पॉलिसी वही चेंज हो जाए। तो लॉन्ग टर्म जो बिजनेसेस होंगे, स्ट्रक्चरल प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ना, वो कभी इंडिया में सेट बेस कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा, इंडियन स्पेस कंपनीज को एक बहुत स्ट्रॉन्ग जंप लेने की जरूरत है, सब ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्चेस टू कमर्शियल लॉन्चेस, वहां पे असली पैसा है। एंड फाइनली, एज इंडियंस वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा इंडियन टैलेंट इंडिया में ही रहे और बाहर SpaceX जैसी कंपनी में ना जाए। और इन सब चीजों को एक साथ होना जरूरी है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस फॉर इयर्स टुगेदर। तो क्वेश्चन है, कैन इंडिया डू इट? आई वुड लाइक टू बिलीव 100% यस, बिकॉज हम ना इससे बहुत सारी हार्डर चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ इसरो
की बात करने में मैं एक और पूरी वीडियो बना सकता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी वेल रिस्पेक्टेड इन द एंटायर वर्ल्ड एंड इन्होंने इंडिया का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। और हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट है, हमारे पास पॉलिसी डायरेक्शन है और हमारे पास एम्बिशन है फॉर स्पेस, जो इसरो ने और हमारे देश के साइंटिस्ट ने कम बजट के साथ भी हमने बहुत चीज अचीव कर ली है। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको सेक्टर क्या लग रहा है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.